नमस्कार। आज आपके YouTube चैनल समझ में आपका स्वागत है। आज प्रकाश के भाग 7 में हम अपवर्तन के बारे में समझेंगे। इससे पूर्व के भाग में हमने परावर्तन के बारे में अध्ययन किया था। सबसे पहले बात करते हैं हम परावर्तन की। परावर्तन क्या है? हमने पूर्व में देखा था कि परावर्तन जब कोई, मान लीजिए कोई कांच की गोली किसी फर्श पर हम फेंकते हैं तो वह टकरा के पुनः अपने प्रथम माध्यम में लौट आती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। यदि इसी कांच की गोली को हम किसी पानी में फेंकें तो वह लौट के नहीं आएगी, बल्कि दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी। प्रवेश करते समय वह अपनी दिशा बदल देती है। इस घटना को हम अपवर्तन कह सकते हैं। तो हमारा टॉपिक यही है कि अपवर्तन किसे कहते हैं। इसके लिए जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। इसके लिए हम एक चित्र देखते हैं। ये हमने एक चित्र बनाया हुआ है। इस चित्र के अंदर ये एक सतह है जो दो माध्यम नंबर 1 और माध्यम नंबर 2 को अलग करती है। मान लीजिए माध्यम नंबर 1 वायु है और माध्यम नंबर 2 पानी है। तब जब कोई प्रकाश किरण इस पानी की सतह पर गिरती है तब वह पानी के अंदर प्रवेश कर जाएगी, लेकिन वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाएगी और वह अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो ऐसी घटना को क्या कहेंगे? हम अपवर्तन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिकीय विरल माध्यम से प्रकाशिकीय सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ती है। और यदि हम उल्टा कर दें, यानी कि जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिकीय सघन माध्यम से प्रकाश के विरल माध्यम में प्रवेश करे तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। पहला उदाहरण देखिए। यदि हमने माध्यम 1 को वायु लिया है जो कि विरल है और दूसरे माध्यम को हमने मान लीजिए पानी लिया है जो कि सघन है, तब जब कोई प्रकाश किरण हम इस सतह पर आपतित करते हैं तब अपवर्तित किरण पानी के अंदर अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। और यदि हम बात करें उल्टा, मान लीजिए ऊपर हमने कांच लिया है और नीचे हमने वायु ली है। क्योंकि वायु कांच के मुकाबले विरल है, तब जब कोई प्रकाश किरण कांच से बाहर निकलती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। जो प्रकाश का मूल पथ था वह ये है, लेकिन वह अभिलंब से थोड़ा सा दूर झुक जाती है या मुड़ जाती है। यहाँ जो वर्ड्स है प्रकाश के सघन और प्रकाश के विरल, ये सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के लिए ही मान्य है। तेल है जो घनत्व में पानी से कम है, लेकिन यदि बात करें प्रकाश के लिए तो तेल को पानी के मुकाबले प्रकाश के सघन माना गया है। नेक्स्ट, अपवर्तन के नियम लिखिए। जो पहला नियम है वो बिल्कुल सेम परावर्तन की तरह है। यहाँ पर अपवर्तन के दौरान आपतित किरण, अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों क्या है?
एक समतल में स्थित है, या यूं कहिए कि एक ही तल में रहती है। दूसरा नियम, अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या। ज्या क्या है? साइन। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर त्रिकोणमिति में हम साइन पढ़ते हैं, तो ये ज्या है। ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक। इस सेकंड नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर आई आपतन कोण है और आर अपवर्तन कोण है। नेक्स्ट, स्नेल का नियम क्या है, ये ऊपर हम बता चुके हैं। स्नेल के नियम अनुसार आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और इस नियतांक को हम द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यदि हम प्रथम माध्यम निर्वात या वायु लेवें, तब हम डायरेक्ट सीधा कह सकते हैं कि यह द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि अपवर्तनांक हमेशा एक सापेक्षिक शब्द है, इसलिए ये दो माध्यमों के बीच की सापेक्षिता को दर्शाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अब अपवर्तनांक की जो डेफिनेशन है, हम स्नेल नियम से साइन आई बटा साइन आर ये अपवर्तनांक के बराबर है। लेकिन अपवर्तनांक को अगर वेग की टर्म्स में बताना चाहें, प्रकाश के वेग की टर्म्स में, तो हम ये लिखेंगे, प्रकाश का पहले माध्यम में वेग व दूसरे माध्यम में वेग के अनुपात को हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट कहें तो अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन पूरा कहेंगे तो लिखेंगे दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कोई सतह है जो माध्यम एक को माध्यम दो से अलग करती है। माध्यम एक में मान लीजिए मैंने वायु लिया है और माध्यम दो को मैंने कांच लिया है। कांच, जब कोई प्रकाश किरण मान लीजिए आपतन बिंदु O पर आपतित हो रही है, ये प्रकाश किरण है, तब ये बनाने वाला कोण I बन रहा है, आपतन कोण, तब वह अपने मूल पथ से विचलित होकर अभिलंब की तरफ झुक जाती है और बनने वाला अपवर्तन कोण R है। यदि प्रथम वेग माध्यम में प्रकाश का वेग v1 है और कांच में यानी कि द्वितीय माध्यम में प्रकाश का वेग v2 है, तब v1 बटा v2 के अनुपात को हम अपवर्तनांक बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे हम, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। ध्यान रहे कि जो प्रकाश किरण है वो आपकी प्रथम माध्यम से निकल के किधर जा रही है, दूसरे माध्यम में, और अपवर्तनांक किसका होगा, दूसरे माध्यम का होगा पहले माध्यम के सापेक्ष। हम प्रथम माध्यम अगर हम हवा या निर्वात लेते हैं तो v1 की जगह हम c का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मान 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। और हम सीधा निर्वात के समय n21 की जगह डायरेक्ट n लिख सकते हैं। कुछ टॉपिक्स और हैं इस पर। जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होता है वह क्या कहलाता है, प्रकाश के सघन कहलाता है। तो यहां तेल
पानी के मुकाबले सघन है। तेल क्या है? सघन। पानी कैसा है? विरल। लेकिन यदि बात करें हम घनत्व की, तो तेल कैसा है? इसका तेल का घनत्व कम है, जबकि पानी का घनत्व अधिक है। नेक्स्ट टॉपिक, हीरे का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ये कितना है? 2.42। इसलिए हीरा बहुत ज़्यादा ठोस एवं सख्त होता है। नेक्स्ट, निर्वात का अपवर्तनांक 1 माना जा सकता है। और हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रकाशीय सघनता या विरलता एक सापेक्षिक शब्द है। सापेक्षिक शब्द का है किसी के सापेक्ष लिया जाता है, ये निरपेक्ष शब्द नहीं है। नेक्स्ट, कांच की स्लैब में अपवर्तन को समझाइए। यदि ये प्रश्न पेपर में आता है तो ये एक बड़े नंबर का प्रश्न आएगा। इसमें आपको डिटेल्ड एक प्रैक्टिकल रूप में इसको समझाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्लैब लेंगे कांच की। यहाँ पर हमने एक कांच की स्लैब ली है, ABCD। चित्र बनाना सीख लीजिए, मैं चित्र को दोबारा बना रहा हूँ आपके पास। सबसे पहले एक आयत बनाइए ABCD, इसके ठीक पीछे एक आयत और बनाइए इस तरह से। जब आपने ये आयत बना दिया है, 2 आयत, अब आप इसके किनारों को जोड़ दीजिए। तब आपके पास जो चित्र मिलेगा वो क्या बनेगा? एक आयत का चित्र बनेगा। अब इस स्लैब के प्रथम पृष्ठ पर, यानी कि हम AB कह सकते हैं, पर जब कोई आपतित प्रकाश किरण कोण I पर, यानी कि आपतन कोण I पर गिरता है, तब वह प्रकाश किरण अपवर्तित होकर कांच में प्रवेश करती है। तब बनने वाला अपवर्तित कोण कितना है? मान लीजिए R है। यहां से किरण दूसरे पृष्ठ से पर जब ये टकराती है तो वहां से ये निर्गत हो जाती है, और इस किरण को क्या बोलेंगे? हम निर्गत किरण बोलेंगे। और आप जानते हैं कि ये जेड शेप में जो कोण बन रहा है, ये कैसा है? एकांतर कोण। अतः जो अपवर्तित कोण है वह कांच के अंदर के आपतन कोण के बराबर होगा। हम पाएंगे जब इस स्लैब को उठाते हैं तो हम पाते हैं कि जो आपके आपतन, मूल आपतन किरण का मूल पथ था, वह निर्गत प्रकाश किरण के समांतर पाया जाता है। और इनके मध्य की दूरी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। अब इसको प्रैक्टिकल के रूप में कैसे लिखना है, इसको मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। बिंदु देख लेते हैं। O बिंदु पर हमारी किरण आपतित हो रही है और निर्गत O डैश बिंदु पर हो रही है। जो किरण है वो P से आ रही है और निर्गत होने के पश्चात वह P डैश की तरफ बढ़ रही है। तब हम इस तरह से लिखेंगे कि कांच की एक स्लैब ABCD लीजिए। AB सतह पर O पर एक पिन लगाएं। यहाँ पर O पर हमें क्या लगाना है? एक पिन लगानी है। हमारे पास O है, O, इस बिंदु पर आप एक पिन लगा दीजिए। एक पिन P पर लगा दीजिए। अब आपको सामने वाले पृष्ठ CD के अंदर से पिन P और O को देखना है, और इसकी सीध में देखते हुए हमें एक पिन लगानी है
जब हम पिन लगाएंगे तो वह कहाँ लगेगी, ओ डैश बिंदु पर लगती है। इसके बाद हम एक पिन और लगाएंगे पी ओ डैश की बिल्कुल सीध में, तब ये पिन जहाँ लगेगी वह बिंदु क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। ऊपर से देखने पर ये अलग अलग लगता है, लेकिन स्लैब में से देखने पर ये चारों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित प्रतीत होते हैं। अब आप इस स्लैब को हटा दीजिए। स्लैब को हटाने पर आप पीओ जोड़ दीजिए, ओ डैश जोड़ दीजिए, ओ डैश पी जोड़ दीजिए। नेक्स्ट, अब पी के से एक आपतित किरण पी ओ स्लैब पर आपतन कोण आई पर मिलती है। कांच में से अपवर्तन पश्चात अपवर्तन कोण आर पर अपवर्तित किरण पुनः सीडी में से ओ डैश पर निकलती है। अपवर्तित किरण ओ डैश पर आर कोण बनाएगी। ये क्यों बनाएगी, क्योंकि एकांतर कोण है जो आपको मैंने जेड शेप के अंदर कांच में बताया था, ये और ये कोण। अब सामने की सतह, जो सामने की सतह थी यानी कि सीडी, वहां से देखने पर हमने पिन लगाई थी। एक पिन कहाँ मिली थी आपकी, ओ डैश पर, दूसरी पिन हमने पी डैश पर लगाई थी। तो ओ डैश पे पी डैश पर पिन लगाए, ओ डैश से बाहर निकलते समय जो किरण होगी वो क्या कहलाएगी, निर्गत किरण। अब ये निर्गत किरण अभिलंब से दूर मुड़ती है। क्यों, क्योंकि ये कांच जो कि एक सघन माध्यम है उससे एक विरल माध्यम की तरफ बढ़ती है। तो जब स्लैब हटाते हैं तो हम पाते हैं कि पी ओ किरण और ओ डैश पी डैश दोनों कैसी है, समांतर है। और समांतर होने के बाद जो कोण आई और कोण टी, जो निर्गत कोण टी है वो कैसा है, आप पाएंगे कि ये बराबर है। तो अब हम एक बार दोबारा स्लैब चेक कर लेते हैं। जो कोण आई है आपके पास, आई और कोण टी, ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर है। इस चित्र को दोबारा से देख लीजिए आप। तो हमारे पास पहली समीकरण जो चित्र से आई है वो कोण आई बराबर कोण टी है। नेक्स्ट, अपवर्तन के द्वितीय नियम से हम क्या पाते हैं, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू n21। यहाँ ध्यान रखिए मैंने n21 लिया है, जहां पर 2 दो नंबर माध्यम यानी कि कांच और एक वायु है। अब अपवर्तन के द्वितीय नियम कहां पर लगाएंगे हम, ओ डैश बिंदु पर यानी कि निर्गत के समय लगाएंगे। तब हम पाएंगे साइन आर बटा में साइन टी, ये किसके बराबर होगा, ये n12 के बराबर होगा। जहां पर n12 क्या है, वायु का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। तो समीकरण 1 से का मान t की जगह रखने पर, समीकरण 1 में मान क्या था, i बराबर t था, तो हम t का मान कहाँ रखेंगे, इधर रख देंगे। तो हमारे पास जो समीकरण आएगी वो आएगी साइन r बटा साइन i बराबर n12। समीकरण 2 और 3 से हमारे पास जो समीकरण 2 थी, ये देखिए आप, समीकरण 2 क्या थी, साइन i बटा साइन r इक्वल टू n21, और समीकरण 3 थी साइन r बटा साइन i इक्वल टू n12। इन दोनों समीकरणों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि n12 बराबर 1 बटा n21। इसका अर्थ यह हुआ कि जो वायु का अपवर्तनांक है कांच के सापेक्ष, वो होगा कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष के प्रतिलोम। नेक्स्ट टॉपिक,
समझाइए कि सूर्योदय से कुछ पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात भी सूरज हमें क्यों दिखाई देता है। यहाँ पर हम पहले एक चित्र की सहायता से इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये है, एक पृथ्वी है और ये एक क्षितिज है। क्षितिज क्या है? क्षितिज एक सीधी लाइन है जो हमारी आंखों से देखने पर हमें, जब हम सीधा देखते हैं तो जिस भी रेखा पर हम देख सकते हैं वह क्षितिज कहलाएगा। अब आप देखिए सूरज यहाँ पर है, क्योंकि ये क्षितिज से नीचे है अतः हम इसको नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब यहाँ से किरणें, प्रकाश किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वायु की मंडल की ऊपरी परतें विरल है और जो नीचे की परतें हैं वो सघन है, तब प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम से जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो उसी तरह से जब ये प्रकाश किरणें यहाँ से निकल के आगे बढ़ती हैं तब यह अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। तो ये मुड़ के हमें हमारी आंखों पर गिरती हैं। क्योंकि हम हमेशा सीधा देखते हैं अतः इन प्रकाश किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर हम सूर्य का एक आभासी प्रतिरूप क्षितिज के ऊपर पाते हैं। इसलिए हम सूर्योदय से कुछ पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात ही भी सूर्य को देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ये इसका एक आंसर लिखा हुआ है, मैं इसे दोबारा पढ़ देता हूँ। जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे हवा विरल होती रहती है। अतः सूरज से प्रकाश किरण पृथ्वी पर आते समय उत्तरोत्तर विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ बढ़ती है, जिसके कारण प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। क्योंकि हम सदैव सीधा देखते हैं अतः अपवर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने पर सूर्य का आभासी प्रतिरूप हमें क्षितिज से थोड़ा नीचे होते हुए भी दिखाई दे जाता है। तो हमें लगता है जैसे सूरज उग चुका है। नेक्स्ट टॉपिक, समझाइए सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार क्यों दिखाई देता है। इसका भी जवाब वही है। इसको भी हम एक चित्र की सहायता से पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूरज की जो पोजीशन है वो ये पोजीशन है। अब ऊपरी भाग से प्रकाश किरणें इस तरह से वायुमंडल से प्रवेश करती हुई आंखों की तरफ गिरती है। इसी तरह सूर्य के निचले भाग से भी प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करते हमारी आंखों में गिरती है। क्योंकि निचले भाग से प्रकाश किरण जो आपतित कोण है वो कैसा है? अधिक है, इसलिए अपवर्तन भी कैसा होगा? अधिक होगा। अतः निचले भाग थोड़ा सा हमें सूर्य का ऊंचा दिखाई देता है, जिसके कारण निचला भाग दबा हुआ महसूस होता है, जिसके कारण सूर्य हमें गोल ना दिखाई देकर अंडाकार रूप में दिखाई देता है। इसका आंसर सूरज के ऊपरी भाग से व निचले भाग से आने वाली प्रकाश किरणें अलग अलग कोण पर वायुमंडल में अपवर्तित होती है। क्षितिज के नज़दीक सूर्य के निचले भाग से प्रकाश किरण अधिक अपवर्तित होती है, जिसके कारण सूर्य का नीचे से दबा हुआ
सूर्य का निचला भाग नीचे से दबा हुआ नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलास में, पानी के गिलास में, यहाँ पानी के गिलास लिखिए आप, पानी के गिलास में पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? ये चीज़ हमने डेली लाइफ में देखी होगी। आप तो एक पानी का एक गिलास ले लीजिए, उसमें आप पेंसिल या कोई स्ट्रॉ डाल दीजिए, तो ये आपको पानी की सतह पर थोड़ा सा मुड़ी हुई दिखाई देंगी। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण हम यहाँ देखते हैं चित्र की सहायता से। मान लीजिए जब कोई प्रकाश किरण जो पेंसिल जो पानी में है वहाँ से ये निकलती है, उस केस में हम पाएंगे कि ये प्रकाश के सघन माध्यम से प्रकाश के विरल माध्यम की तरफ बढ़ रही है, यानी कि पानी कैसा है? सघन है। तब अपवर्तन के नियम के अनुसार यह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। तो दूर मुड़ जाती है क्योंकि हम हमेशा सीधा देखते हैं, अतः इन प्रकाश किरणों को जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो हम पाएंगे कि पेंसिल इस जगह पर है, अतः पेंसिल हमें कैसी दिखाई देगी? पानी की सतह पर मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका आंसर पढ़ लेते हैं। पानी में पेंसिल का प्रकाश किरण जब पानी में पेंसिल से प्रकाश किरण जब पानी से हवा में आती है तब वह प्रकाश के सघन माध्यम से प्रकाश के विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जिसके कारण वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। क्योंकि हम हमेशा सीधा देखते हैं, अतः प्रकाश किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने पर हमें पेंसिल पानी की सतह से मुड़ी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में के गिलास में डूबा हुआ सिक्का पैंदे से उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? सेम इसका आंसर है जो अपने ऊपर देखा था। मान लीजिए आपके पास ये एक पानी का गिलास है और कोई सिक्का इसके अंदर या कोई गिलास के अंदर धब्बा जो लगा हुआ है, वह वहाँ से निकलने वाली प्रकाश किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। और क्योंकि हम हमेशा सीधा देखते हैं, अतः हमें उस सिक्के का एक आभासी प्रतिरूप पानी से ऊपर उठा हुआ, पानी में ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इसका आंसर पढ़ लेते हैं। पानी में गिलास में डूबा सिक्के से आने वाली प्रकाश किरण प्रकाश के सघन माध्यम से प्रकाश के विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जिसके कारण वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। क्योंकि हम हमेशा सीधा देखते हैं, अतः पानी में डूबा सिक्के की वास्तविक गहराई से कम गहराई पर नजर आएगा। इसके साथ ही टॉपिक ख़त्म होता है। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो इसको वीडियो को सब्सक्राइब करें एवं लाइक भी करें। और नेक्स्ट टॉपिक में हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।